प्यारे बच्चों, मैं एस के वर्मा, प्रवक्ता अंग्रेजी, लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज जगदीशपुर से इस यूट्यूब के माध्यम से आज आप लोगों को टेंस से अवगत करा रहे हैं। ध्यान से सुनें। आज हम सीखेंगे कि टेंस क्या है। टेंस की हिंदी होती है काल या समय। अब अगर हमें टेंस को परिभाषित करना हो तो हम कैसे करेंगे इसको परिभाषित? देखें, क्रिया का वह रूप जिससे समय का निर्धारण हो। शब्दों पर ध्यान देना बच्चों। क्रिया का वह रूप जिससे समय का निर्धारण हो टेंस कहलाता है। जैसे यहाँ आपको दिया गया है, ही गोज, वह जाता है। ठीक उसी के नीचे ही वेंट, वह गया। उसी के नीचे यदि आप देखेंगे तो पाएंगे ही हैज गॉन। यहाँ आपके प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट आपका ही है। पहले वाक्य में ही गोज, वह जाता है, अर्थात उसके जाने का क्रम जारी है। क्लियर? दूसरे वाक्य में आइए। दूसरे वाक्य में ही वेंट। वेंट जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म है और इसका अर्थ हुआ वह गया। वह यहां से चला गया। पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसकी बात नहीं है, लेकिन वह गया। तीसरे वाक्य में आएंगे, यहां भी आप सब्जेक्ट वही पाएंगे, ही, और इसके साथ सहायक क्रिया हैज लगा हुआ है जो एक वचन को इंगित करता है, और गान जो है वह थर्ड फॉर्म है क्रिया का। इस प्रकार से इस वाक्य का अर्थ हुआ वह जा चुका है, अर्थात उसके जाने का कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रकार से हम लोगों की जो परिभाषा है, क्रिया का वह रूप जिससे समय का निर्धारण होता है, टेंस को परिभाषित करता है। अब टेंस के प्रकार की बात आती है तो देखो, हम लोगों ने सीखा है टेंस 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस या भूतकाल। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस या भविष्य काल। इस प्रकार से हम लोगों ने पाया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस की हिंदी है वर्तमान काल, जबकि पास्ट टेंस की हिंदी है भूतकाल और फ्यूचर टेंस की हिंदी है भविष्य काल। अब हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस क्या है? इसको जानने के लिए हमें पोयम की एक पंक्ति लेनी होगी जो बड़ी ही आसानी से इसका परिचय करा देगी कि हम प्रेजेंट टेंस में हैं कि पास्ट टेंस में हैं कि फ्यूचर टेंस में हैं। ध्यान से सुनेंगे इस पंक्ति को। हैं, हूं, हो को प्रेजेंट जानो। शब्दों पे ध्यान देना। हैं, हूं, हो को प्रेजेंट जानो। था, थे, थी को पास्ट। गा, गे, गी को फ्यूचर जानो। लो बच्चों अब टेंस पहचानो। ये 4 पंक्ति की जो कविता है वह आपको टेंस से अवगत करा देगी। कितना भी बड़ा वाक्य है, यदि वाक्य के अंत में हैं, हूं, हो में से कोई भी शब्द आ जाए तो हम जानेंगे कि वह प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए तो हम जानेंगे कि यह पास्ट टेंस है। अगर वाक्य के अंत में गा, गे, गी में से कोई शब्द आ जाए तो हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर टेंस है। अब बच्चों हम देखेंगे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। टेंस कुल 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन अब प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रेजेंट टेंस के भाग कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ध्यान रहे, शब्दों पर ध्यान देना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या अनिश्चित वर्तमान काल। दूसरा होता है बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या लगातार वर्तमान काल। क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रोनाउंसिएशन सही करना, स्पेलिंग भी बहुत लोग गलत करते हैं, ध्यान से सुनना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या लगातार वर्तमान काल। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पूर्ण वर्तमान काल। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या अनिश्चित लगातार वर्तमान काल। इसी प्रकार से हटाना पड़ेगा, इसी प्रकार से इसी प्रकार से बच्चों पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। वे कौन कौन से हैं उनका ज्ञान देखिए। पास्ट इंडिफिनिट टेंस या अनिश्चित भूतकाल। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस या अनिश्चित भूतकाल। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या लगातार भूतकाल। तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस या पूर्ण भूतकाल। चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्ण लगातार भूतकाल। भूत माने जो पहले बीत चुका है। अब हम आते हैं फ्यूचर टेंस के भाग पर। फ्यूचर टेंस के 4 भाग इस प्रकार से हैं बच्चों। पहला है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या अनिश्चित भविष्यकाल। दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या लगातार भविष्यकाल। तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस या पूर्ण भविष्यकाल। चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पूर्ण लगातार भविष्यकाल। इस प्रकार से हमने पाया कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन प्रत्येक के भी 4 भाग होते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट के 4 भाग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 भाग, प्रेजेंट परफेक्ट के 4 भाग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के 4 भाग। इस प्रकार से कुल आपको 12 चौक 48 प्रकार के वाक्य मिलेंगे। 48 प्रकार के वाक्य को सीखने के बाद यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने ट्रांसलेशन सीख लिया, अनुवाद करने आपको आ गया, तो आपको जवाब आएगा अभी पूरा नहीं। तो बाकी क्या रहा? बाकी में बच्चों कुछ होता है कंडीशनल सेंटेंस, जिसके विशेष नियम से बनाए जाते हैं। जैसे यदि मैं राजा होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है। यदि मैं इस विद्यालय का प्रधानाचार्य होता, ये कंडीशनल सेंटेंस है। इनके अनुवाद के नियम अलग होते हैं, उसे हम अलग से पढ़ाएंगे, विस्तृत अध्ययन देंगे। आइए हम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट के जो 4 भाग हैं वे कौन कौन से हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब प्रश्न उठता है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? जिस वाक्य में बात को स्वीकार किया गया, इसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य। जिसमें किसी कार्य या घटना के न होने का वर्णन हो, उसे हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा होता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्यारे बच्चों, अब हम अनुवाद के आगे की बातें सीखेंगे कि हम अनुवाद कैसे करते हैं। इसके लिए कुछ मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है, जिसका अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं, फिर भी हम रिवाइज कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनें। बच्चों,
अब चले, अब अनुवाद सीखने के लिए कुछ मूलभूत बातों को जानना अति आवश्यक है, जिनका ज्ञान आपको पिछली कक्षाओं में कराया जा चुका होगा। फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ों का बता रहा हूं, जिसे ध्यान से सुने। आप एक वचन और बहुवचन के बारे में सुने होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का वर्णन हो, उसे हम एक वचन या सिंगुलर नंबर कहते हैं। एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बहुवचन या प्लूरल नंबर कहते हैं। अनुवाद के समय एक वचन और बहुवचन का ज्ञान बहुत ही आवश्यक हो जाता है, अन्यथा हमारे अनुवाद में दिक्कत आती है। अब थोड़ा बातें बिना लिखी हुई बातें ध्यान से सुनिए। अनुवाद बनाते समय सबसे पहले आपको कर्ता चुनना है। कर्ता मिलता कैसे है? आपको क्रिया पढ़ाई गई होगी, क्रिया से कौन का प्रश्न करें। कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता होगा, और कर्ता को अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट SUBJECT कहते हैं, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम केवल सब ही लिखते हैं, SUB सब ही लिखते हैं। अर्थात जहां सब लिखा रहे वहां आप समझ जाएं कि सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जब मिल जाए तो कर्ता से क्या अथवा किसको का प्रश्न करें। क्या अथवा किसको का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कहलाता है। कर्म को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग OBJECT है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम केवल OBJ लिख देंगे। आपको समझना होगा कि OBJ का मतलब क्या है। आइए हम आगे चलते हैं। कर्ता, क्रिया और कर्म को छोड़ करके अन्य सभी बातें अदर वर्ड्स कहलाती हैं, या हिंदी में उसको हम अन्य शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने सीखा कि कर्ता, क्रिया, कर्म क्या होता है और कैसे मिलता है। इसी के साथ बच्चों आपको क्रिया का 3 रूप होता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इस फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म का ज्ञान अति आवश्यक है, जिसे आपकी पुस्तक में दिया गया है। इसे आप लर्न कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। अगला जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। धन्यवाद।